कहानी की शुरुआत में हमें एक रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहां हम एक कपल को देखते हैं। उनमें लड़की का नाम जीना था और लड़के का नाम वेली। असल में ये लैब एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट थी और जीना इस लैब की एक एम्प्लॉय थी। आज उसका विली के साथ डेट पर जाने का प्लान था, लेकिन लैब में उसका थोड़ा काम बाकी था, इसलिए वो विली को भी अपने साथ ले आई ताकि काम खत्म करके दोनों यहाँ से निकल सकें। इस लैब में खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के टिड्डों पर रिसर्च चल रही थी, जिनकी देखभाल और खाना देने की जिम्मेदारी जीना की थी। दूसरी तरफ विली इस लैब में काम नहीं करता था, वो बाहर किसी कंपनी में जॉब करता था। जीना यहाँ सालों से काम कर रही थी, इसलिए उसे इन टिड्डों से बिल्कुल डर नहीं लगता था, पर विली एकदम इसके उल्टा था। उसे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से वो उनके पास भी नहीं फटकना चाहता था। जीना टिड्डों को खाना देने के लिए ग्लास रूम के अंदर जाने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड विली से पूछती है कि क्या वो भी साथ चलेगा, लेकिन डर के मारे विली मना कर देता है। अंदर जाने से पहले विली उसे प्रोटेक्शन सूट पहनने की सलाह देता है, पर जीना को तो कोई डर था नहीं, इसलिए वो बिना सूट के ही अंदर चली जाती है। विली देखता है कि रूम में घुसने के लिए दरवाजे पर एक पासवर्ड डालना पड़ता है। जीना अंदर एक बड़ा सा पौधा रखती है, क्योंकि ये टिड्डे उसी के पत्ते खाते थे, लेकिन जैसे ही जीना उन्हें चेक करने लगती है, अचानक सारे टिड्डे उस पर हमला कर देते हैं। अब जीना को एहसास होता है कि प्रोटेक्शन सूट न पहनकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। बाहर विली बुरी तरह घबरा जाता है और जीना को बचाने के लिए तड़प उठता है, पर दरवाजा पासवर्ड से लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। अंदर जीना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, फिर भी वो किसी तरह चिल्लाकर विली को पासवर्ड बताती है। विली तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर भागता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे टिड्डों के चंगुल से बचा लेता है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है ताकि टिड्डे बाहर ना आ सकें। इस तरह दोनों की जान बच जाती है और जीना विली को थैंक्स कहती है। इसके बाद हमें वॉशिंगटन का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहां मैडी नाम की एक औरत अपने हस्बैंड डैन के साथ रहती है। मैडी पेशे से यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर थी, यानी कुछ देर पहले हमने जिस लैब को देखा था, मैडी उसी लैब की सेक्रेटरी है। वहां वे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आज रात मैडी एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाने वाली है, इसलिए आज सारा दिन उसने अपने हस्बैंड डैन के साथ वक्त बिताने का प्लान बनाया है। हालांकि यहाँ डैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैडी से काफी नाराज है। असल में मैडी एक बहुत बड़े पद पर काम करती है, इसलिए वो डैन को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। मैडी ने आज उसे समय देने की कोशिश की, लेकिन उसका ये प्लान तब खराब हो जाता है जब उसकी असिस्टेंट विवियन का फोन आता है। वो बताती है कि गवर्नमेंट ने उनकी रिसर्च लैब पर रेड फ्लैग लगा दिया है, यानी कुछ समय के लिए लैब को बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई थी कि लैब में कोई इल्लीगल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल वहां कोई काम नहीं होगा। ये सुनकर मैडी हैरान रह जाती है, क्योंकि उनकी लैब में कभी कोई गलत काम नहीं हुआ था। मैडी को लगता है कि जरूर सरकार के पास कोई गलत जानकारी पहुंची है, जिसे सुधारने के लिए उसे लैब जाना ही होगा। मैडी अपनी असिस्टेंट से कहती है कि वो 15 मिनट में लैब पहुंच रही है। ये बात उसका हस्बैंड डैन सुन लेता है। वो पहले से ही गुस्से में था, पर अब मैडी का उसे छोड़कर जाना उसे और ज्यादा भड़क देता है। डैन कहता है कि अगर तुम्हें हमेशा काम ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? बिना शादी के उम्र भर काम ही करती रहती, वही तुम्हारे लिए अच्छा होता। हमारी शादी को इतने साल हो गए, क्या कभी तुमने मुझे वक्त दिया है? तुम्हारे लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है। तुम भूल गई हो कि काम के बाहर भी इंसान की एक लाइफ होती है। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बहुत सीरियस मामला है और अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी तो जल्द ही उसका प्रमोशन होगा, इसलिए लैब जाना बहुत जरूरी है। ये कहकर मैडी तुरंत लैब पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी असिस्टेंट से एक रिपोर्ट लेती है, जिसमें उन टिड्डों की जानकारी थी जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। मैडी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ती है और फिर सीधे लैब के अंदर चली जाती है, जहां बाकी साथी काम कर रहे थे। वहां डॉक्टर पीटर नाम के एक शख्स थे जो लैब के प्रोफेसर हैं और वहां की सारी रिसर्च वही संभालते हैं। मैडी यहाँ पीटर के साथ इन तमाम मसलों पर बात करती है। वो कहती है कि मेरी जानकारी में तो हमारी लैब में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से लैब को कोई नोटिस मिले। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? प्रोफेसर तब मैडी को उस जगह ले जाते हैं जहां वे ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के टिड्डों पर रिसर्च कर रहे थे। प्रोफेसर मैडी को एक टिड्डा दिखाते हैं और बताते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का टिड्डा है, जिस पर वे काफी समय से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये टिड्डे ऐसी प्रजाति में बदल चुके हैं जिन्हें किसी भी कीटनाशक या जहरीली गैस से मारना मुमकिन नहीं है। असल में एक्सपेरिमेंट के कारण ये टिड्डे एक हाइब्रिड प्रजाति में बदल गए हैं और ये आम टिड्डों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उनके इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से सरकार ने नोटिस भेजा है, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये टिड्डे बाहर फैल गए तो ये इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। ये सब जानकर मैडी हैरान रह जाती है और साथ ही
प्रोफेसर पर काफी गुस्सा भी होती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि आपने सब जानते हुए भी ऐसे टिड्डों पर रिसर्च क्यों की। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए ये रिसर्च की थी। मैडी इस पर और नाराज हो जाती है और प्रोफेसर को आदेश देती है कि तुरंत इन सभी टिड्डों को खत्म करने का इंतजाम करें। अगर यहाँ से एक भी टिड्डा बाहर गया तो अपनी तादाद बढ़ाकर ये हर तरफ फैल जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि ये लोगों के लिए कितना बड़ा रिस्क है? इसलिए मैडी प्रोफेसर को उन सभी हाइब्रिड टिड्डों को मार डालने के लिए कहती है। प्रोफेसर को मैडी की बात समझ आ जाती है, इसलिए वो तुरंत लैब के कर्मचारियों के जरिए ग्लास रूम में स्प्रे करवाते हैं। हालांकि ये कोई आम स्प्रे नहीं था, बल्कि एक फायर स्प्रे था जिससे आग निकलती है। चूंकि इन टिड्डों पर किसी गैस का असर नहीं होता, इसलिए इन्हें आग की मदद से जलाकर मार दिया जाता है। पार्क और डेविड नाम के दो आदमी ये काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पार्क नाम का आदमी चुपके से एक छोटे कंटेनर में कुछ टिड्डों को बचाकर रख लेता है। असल में उसे उसके डिपार्टमेंट से ही कुछ टिड्डे रखने को कहा गया था, ताकि उन्हें सैंपल के तौर पर आगे के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। फायर स्प्रे का काम खत्म होने के बाद पार्क उस कमरे से बाहर आता है और टिड्डों वाले कंटेनर को वहाँ मौजूद एक बेसिन पर रख देता है। जैसे ही वो अपना प्रोटेक्शन सूट उतारने लगता है, गलती से उसका हाथ कंटेनर पर लग जाता। इससे कंटेनर का ढक्कन खुल जाता है और कई टिड्डे बेसिन की पाइप में चले। पार्क जल्दी से बाकी बचे टिड्डों को वापस कंटेनर में डाल देता है ताकि वे भाग न सके। लेकिन दूसरी तरफ जो टिड्डे पाइपलाइन में घुसे थे वे मैनहोल के रास्ते बाहर निकल आते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। इधर कई घंटों के बाद मैडी अपने घर वापस आती है, लेकिन डैन अब भी उससे नाराज था। लेकिन मैडी जब उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है, तभी डैन कहता है कि तुम्हें मुझसे अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने हमेशा अपने काम को मुझसे ऊपर रखा है और मेरी कभी फिक्र नहीं की, इसलिए मेरा मानना है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने, क्योंकि शायद तुम भी यही चाहती हो। मैडी उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो भी उसे वक्त देना चाहती है, पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो चाहकर भी नहीं कर पाती। मैडी उसे वादा करती है कि बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद वो सिर्फ उसके साथ वक्त बिताएगी। शाम को उसकी एक फ्लाइट भी है, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे दूसरे देश जाना है। दूसरी तरफ लैब की एक टीम उन बचे हुए टिड्डों को एक आर्मी टीम के हवाले कर देती है। आर्मी उन्हें दूसरी लैब ले जा रही थी ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और आगे किसी बड़े एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। पूरी टीम एक जीप में टिड्डों का कंटेनर लेकर जा रही थी, तभी अचानक कहीं से एक टिड्डा उड़कर आता है और ड्राइवर पर हमला कर। इससे जीप का बैलेंस बिगड़ जाता है और टिड्डों का कंटेनर नीचे गिरकर टायर के नीचे आ। कंटेनर टूटते ही उसके अंदर के सारे टिड्डे उड़कर आजाद हो जाते हैं। इस घटना के करीब 1 महीने बाद मैडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और तुरंत डैन को फोन करती है, लेकिन डैन अब भी उससे नाराज था और खुशखबरी सुनने से पहले ही गुस्से में फोन काट देता है। दूसरी तरफ एक नदी के किनारे लगे कैंप में एक कपल सो रहा होता है। जब वे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके टेंट के अंदर सैकड़ों टिड्डे भरे हुए, जिसे देखकर वे बुरी तरह डर जाते हैं। उधर एक बहुत बड़े खेत में जहाँ फल और सब्जियां उगाई जा रही थीं, कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी वे देखते हैं कि पूरे आसमान में सैकड़ों टिड्डे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये नजारा देखकर सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मैडी भी अपनी टीम के साथ गाड़ी से कहीं जा रही थी, तभी उसे बाहर टिड्डों का झुंड दिखता है। उसे फिक्र होने लगती है कि कहीं ये वही टिड्डे तो नहीं जिन पर प्रोफेसर ने रिसर्च की थी। वो सच जानने के लिए गाड़ी रुकवाकर बाहर आती है, पर टिड्डे काफी ऊपर उड़ रहे थे, इसलिए उनकी प्रजाति का पता नहीं चल पाता। इधर प्रोफेसर पीटर अपने घर पर अपनी पत्नी और बेटी सोफिया के साथ थे। वे अपनी तंग आर्थिक हालत के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। नाश्ते के बाद प्रोफेसर सोफिया को स्कूल बस में चढ़ा देते हैं और खुद जिम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे गाड़ी रोककर बाहर देखते हैं। पूरा आसमान टिड्डों से भरा था जो उनकी तरफ आ रहे थे। प्रोफेसर तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वही हाइब्रिड टिड्डे हैं जिन्हें उन्होंने बनाया था। वो हैरान थे कि जब उन्होंने सबको जला दिया था तो ये आए कहां से। प्रोफेसर अपनी बेटी की स्कूल बस का पीछा करने लगते हैं ताकि टिड्डों के पहुंचने से पहले सोफिया को बचा सकें, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही टिड्डों ने बस पर हमला कर दिया। टिड्डे बच्चों पर टूट पड़ रहे थे और बच्चे खौफ में चिल्ला रहे थे। प्रोफेसर बस के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोफिया के सिर पर चोट लगी है और वो बेहोश है। वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मैडी अपनी पूरी टीम के साथ उस खेत में पहुंच जाती है जहां फल और सब्जियां उगाई जा रही थीं। मैडी और उसकी टीम देखती है कि उन टिड्डों ने खेत की एक एक फसल और पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने हर पेड़ की सारी पत्तियां खा ली थीं, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। इतनी जल्दी अगर ये टिड्डे सब कुछ छट कर सकते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास इनकी तादाद कितनी भयानक होगी। ये सब देखकर मैडी तुरंत अपने डिपार्टमेंट को अलर्ट करती है ताकि कोई बड़ी तबाही आने से पहले
जरूरी कदम उठाए जा सकें। दूसरी तरफ हमें डेन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में था। डेन मौसम विभाग में काम करता है, इसलिए उसे मौसम की हर खबर रहती है। डेन को भी अब उन टिड्डों के बारे में पता चल चुका था। वो इसी बारे में बात करने के लिए अपनी पत्नी मैडी को फोन करता है, क्योंकि मैडी एग्रीकल्चर कंपनी की सेक्रेटरी है और उसके पास इस मामले की पूरी जानकारी होगी। यहाँ मैडी भी डेन से मौसम के हाल के बारे में पूछती है ताकि वो टिड्डों की लोकेशन का अंदाजा लगा सके। दोनों आपस में डिस्कस करके समझते हैं कि टिड्डे अब वॉशिंगटन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वहाँ का मौसम उनके लिए काफी अनुकूल है। उधर हमें एक बहुत बड़ा शहर दिखाया जाता है जहाँ एक विशाल मेला लगा था। मेले में शहर के बहुत से लोग घूमने आए हुए थे और यही वो शहर था जहाँ टिड्डों के आने का सबसे ज्यादा खतरा था। मैडी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है ताकि लोगों को अलर्ट करके किसी सुरक्षित जगह भेज सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, टिड्डे वहां धावा बोल देते हैं। वे मेले में मौजूद हर इंसान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते वे पूरे मेले में फैल गए। लोग दहशत में आकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी भगदड़ के दौरान एक आदमी के हाथ से उसका कैमरा गिर जाता है, जिसमें मेले में हो रही सारी तबाही रिकॉर्ड होने लगती है। वहीं पेयर्सबैक नाम के एक शहर में टिड्डों का एक और बड़ा झुंड उड़ रहा था। इन हाइब्रिड टिड्डों में वंश बढ़ाने की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जब ये आसमान से गुजरते थे तो काले बादलों जैसा मंजर दिखाई देता था। पल भर में ये पूरे शहर में फैल गए और ऑफिसों से लेकर लोगों के घरों तक में घुसकर हमला करने लगे। शहर के एयरपोर्ट से एक प्लेन कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरता है, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। सैकड़ों टिड्डों ने उनके प्लेन पर हमला कर दिया और उसे इस कदर घेर लिया कि पायलट को बाहर का कुछ भी दिखना बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। इधर प्रोफेसर उस हॉस्पिटल में आते हैं जहां उनकी बेटी सोफिया भर्ती थी। हमले के बाद से सोफिया की हालत अभी ठीक नहीं हुई थी और उसकी मां भी वहीं मौजूद थी। जब वे सब हॉस्पिटल के टीवी पर न्यूज देख रहे थे, तभी वहां वही वीडियो चलने लगती है जो मेले में गिरे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। उसी वक्त वहां FBI का एक एजेंट आता है और प्रोफेसर को वारंट दिखाकर गिरफ्तार कर लेता है। अब सरकार और सबको ये पता चल चुका था कि इन खतरनाक टिड्डों को प्रोफेसर ने ही लैब में तैयार किया था। दूसरी तरफ हमें मैडी दिखाई देती है जो अपनी पूरी टीम के साथ अपने बॉस मोरालेस के साथ मीटिंग कर रही थी। यह कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि सरकार द्वारा आयोजित एक बड़ी सभा थी जिसमें देश के अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स शामिल थे। वे सब मिलकर उन टिड्डों को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ डेन भी मौजूद था, क्योंकि वो मौसम विभाग में काम करता है, इसलिए उसे भी मशवरा देने के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में हर कोई अपने अनुभव के आधार पर राय दे रहा था ताकि मिलकर कोई सही फैसला लिया जा सके। डेन सबको बताता है कि फिलहाल का मौसम टिड्डों के वंश बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब उन्होंने झुंड बनाकर पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही वे इंसानों को भी अपना शिकार बनाने लगेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कोई ठोस कदम उठाना होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद मैडी को एहसास होता है कि डेन का गुस्सा कुछ कम हुआ है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी उसे बताती है कि वो पिता बनने वाला है। यह खबर सुनते ही डेन खुशी से झूम उठता है और पल भर में उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिलहाल उनके पास इस खुशी को मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। इसलिए वे अपने काम पर लौट जाते हैं। इधर प्रोफेसर से FBI के बड़े ऑफिसर पूछताछ करते हैं। वे जानना चाहते थे कि प्रोफेसर ने किन चीजों का इस्तेमाल करके ये टिड्डे बनाए हैं और अब इन्हें रोकने का क्या तरीका है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि टिड्डों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसे अपनाने से देश की लगभग 50% आबादी मारी जाएगी। असल में इस तरीके में पूरे देश में FX गैस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस है। प्रोफेसर समझाता है कि दुनिया में हर 2 में से 1 इंसान के अंदर ऐसी एंटीबॉडी होती है जो इस गैस का मुकाबला कर सकती है। इसी वजह से इस गैस के असर से 50% लोग तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी 50% की मौत हो जाएगी। तभी देश के कुछ बड़े साइंटिस्ट्स काफी रिसर्च के बाद एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे 50% नहीं बल्कि सिर्फ 10% आबादी को ही खतरा होगा। जब सरकार को यह बताया जाता है तो उन्हें लगता है कि 50% के मुकाबले 10% का ऑप्शन बेहतर है, इसलिए वे इसी मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं। इधर मैडी को मिशन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो इसमें रुकावट डालती है। उसका मानना था कि अगर इस मिशन से 10% लोग भी मारे जाते हैं
तो वो तादाद बहुत बड़ी होगी। मैडी इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये मिशन एक तरह के न्यूक्लियर अटैक जैसा था। मैडी जानबूझकर ऐसा कभी होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन यहाँ मिलर नाम के एक ऑफिसर उसे समझाते हैं कि आप उन 10% लोगों के बजाय बाकी 90% लोगों के बारे में सोचिए। अगर हम फीएक्स गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये टिड्डे तो सभी इंसानों को मार डालेंगे। क्या वो ज्यादा सही होगा? बी ऑफिसर आगे कहते हैं कि पहले हम टिड्डों पर एक टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि देख सकें कि गैस का उन पर कोई असर होता भी है या नहीं। उसके बाद ही हम सोच समझकर कोई फैसला लेंगे। ये टेस्ट ऐसी जगह किया जाएगा जहां आबादी बहुत कम है। ये सुनकर मैडी फिर कोई ऐतराज नहीं करती और सब मिलकर पहले टेस्ट की तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले मैडी चुपके से एक न्यूज चैनल को ये खबर दे देती है कि सरकार लोगों को बताए बिना एक ऐसा टेस्ट कर रही है जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। मैडी ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग सतर्क हो जाएं और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है सकें। भले ही टेस्ट कम आबादी वाली जगह पर हो रहा था, पर मैडी नहीं चाहती थी कि वहां रहने वाले चंद लोग भी मारे जाएं। वो चाहती थी कि टिड्डों को मारने का कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे इंसानों को कोई नुकसान न हो। जब मैडी सरकार की टीम के साथ टेस्ट वाली जगह जा रही थी, तभी वो फीएक्स गैस के सिलेंडर को तोड़ने की कोशिश करती है। वो हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि अगर आपने ये खतरनाक टेस्ट बंद नहीं किया तो मैं अभी सिलेंडर खोल दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड कराएं। मैडी की बात सुनकर ऑफिसर मिलर तुरंत लैंडिंग का हुक्म देते हैं, क्योंकि अगर गैस रिलीज हो गई तो वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। मैडी के कहे मुताबिक प्लेन लैंड कराया जाता है। इसी बीच खबर आती है कि टिड्डे अब इंडियाना शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैडी तुरंत डैन को फोन करती है और कहती है कि वो अपने दादाजी को फोन करके वहां के हालात का पता लगाए। डैन फौरन इंडियाना के लिए रवाना होता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। इधर मैडी और प्रोफेसर सरकार को समझाते हैं कि अगर टिड्डे हमला करेंगे तो इंसान खुद को बचाने की कोशिश कर पाएगा, लेकिन अगर उनके इलाके में गैस छोड़ दी गई तो वे खुद को बचाने से पहले ही मारे जाएंगे। एक इंसान होने के नाते हम ऐसा नहीं कर सकते। ऑफिसर को भी अब मैडी की बात समझ आ जाती है और वे अब कोई दूसरा विकल्प तलाशने की कोशिश करने लगते हैं। इधर प्रोफेसर को लेकर मैडी इंडियाना की तरफ निकलती है, जहां उसका हस्बैंड डेन भी मौजूद था। जब मैडी और प्रोफेसर वहां पहुंचते हैं तो मैडी की मुलाकात अपने दादाजी से होती है, जिनका नाम लिन था। वो एक किसान थे और उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी था। मैडी और प्रोफेसर वहां के आसपास के सभी पशु पक्षियों को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त टिड्डे वहां आ सकते थे। डैन भी उनके साथ इस काम में जुड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वहां झुंड के झुंड टिड्डे आने शुरू हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे चारों जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। जब टिड्डे अंदर नहीं जा पाते तो वे पूरे फार्म हाउस को घेर लेते हैं। ये फार्म हाउस पूरी तरह लोहे का बना था, इसलिए सारे टिड्डे लोहे की दीवारों और छत पर जम जाते हैं। काफी समय बीतने के बाद भी टिड्डे वहां से नहीं हटते और वे चारों अंदर फंस जाते हैं। तभी मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबको बताती है कि क्योंकि ये फार्म हाउस लोहे का बना है, अगर हम इसकी दीवारों में बिजली का करंट छोड़ दें तो शायद इन टिड्डों को मारा जा सकता है। मैडी जनरेटर चालू करने जाती है, पर दादाजी बताते हैं कि जनरेटर में तेल नहीं है और तेल की बोतल बाहर रह गई है। तेल लाने के लिए किसी को बाहर जाना ही होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए तेल लेने में बाहर जाऊंगा। प्रोफेसर अपने शरीर पर एक चादर लपेटकर जान जोखिम में डालकर तेल ले आते हैं, लेकिन बाहर टिड्डों ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उनके शरीर पर काफी घाव हो जाते हैं। मैडी प्रोफेसर को एक तरफ लिटा देती है और फिर वे तीनों मिलकर तेल की मदद से जनरेटर स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते पूरे फार्म हाउस में बिजली दौड़ने लगती है और वहां मौजूद सारे टिड्डे करंट लगने से मारे जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वे बाहर निकल सकते थे। मैडी जब ये खबर प्रोफेसर को देने जाती है तो देखती है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। सबको इस बात का बहुत दुख होता है, पर शोक मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टिड्डे जिंदा थे। वे सब तुरंत गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं और ऑफिसर मिलर को बताते हैं कि बिजली की मदद से टिड्डों को मारा जा सकता है और इससे इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और पावर ग्रिड के पास एक खास गैस वाला बैलून सेट किया जाता है जो टिड्डों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही गैस छोड़ी जाती है, शहर के कोने कोने से टिड्डे वहां जमा होने लगते हैं। वहां पहले से ही बिजली का कनेक्शन था, जिससे टकराकर टिड्डे मरने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां एक बड़ा धमाका होता है, जिससे सारे टिड्डे खत्म हो जाते हैं। ऑफिस में बैठे सभी लोग ये देखकर खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि आखिरकार उनका शहर सुरक्षित हो गया था। इस घटना के 1 साल बाद मैडी और डैन को दिखाया जाता है। मैडी की गोद में एक छोटा बच्चा है
मैडी अब डैन और अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी से रह रही है। तभी मैडी के पास एक बड़ी नौकरी का ऑफर आता है, लेकिन इस बार हाँ कहने से पहले वो डेन से पूछती है कि क्या उसे ये नौकरी करनी चाहिए। मैडी अब काफी बदल चुकी है और हर बात में अपने हस्बैंड की राय को अहमियत देती है, जिसकी वजह से अब उनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।